ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का फतवा कार्ड है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के बड़े खुश होते कि जिस प्रकार का इन्होंने फतवा कार्ड निकाला। उस फतवा कार्ड में क्या लिखा है? पहले उस पूरी पंक्ति में पीएफआई का नाम नहीं लिया गया, जो कि एक देश विरोधी आतंकी एनआईए डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैन किया गया गृह मंत्रालय ने। पहले नाम बजरंग दल का लिया, मतलब कि उनकी जो क्रोनोलॉजी है, उनको जो क्रमशः तरीके से दिखता है, तो पहले बजरंग दल दिखता कि एक श्वास में आप कहते हैं एसडीपीआई के साथ गठबंधन कर लो, एक श्वास में आप कहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक के कसीदे गाता है उसको बुला लो, और एक श्वास में आप कहते हैं कि जय बजरंग बली बोलने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दो। पहला मेरा सवाल यही है कि जो कांग्रेस पार्टी का एक वो बिंदु आता है उनके उस घोषणा पत्र में कि जो पीएफआई है उसके बराबर रख देते हैं ये बजरंग दल को और कहते हैं अगर सरकार आई तो बैन कर देंगे इसको, कैसे देखते हैं इसको? ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का फतवा कार्ड है। इसको आप घोषणा पत्र क्यों कहते हो? ये मुस्लिम लीग अगर होती तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के बड़े खुश होते कि जिस प्रकार का इन्होंने फतवा कार्ड निकाला। उस फतवा कार्ड में क्या लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण को फिर से बहाल किया जाएगा, मतलब बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को कुचलने की बात, लिंगायतों से और वोक्कलिगा समाज को दो बढ़ा के आरक्षण दिया गया है उसको छीनने की बात। दूसरा उसमें लिखा गया है कि जो कानून बनाए गए हैं, जैसे हमने गौकशी के खिलाफ कानून बनाया, हमने एक कानून बनाया धर्मांतरण के खिलाफ, उन कानूनों को वापस कर दिया जाएगा, मतलब कि धर्मांतरण करने की पूरी इजाज़त, गौकशी करने की, गौ हत्या करने की पूरी इजाज़त। और तीसरा इसमें बिंदु ये है कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों को एक ही श्वास में रखते हुए दोनों पर प्रतिबंध। अब पीएफआई पर तो हमने प्रतिबंध लगा दिया है, तो अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई बचती है तो प्रतिबंध हटाने की बचती है, मतलब कि पीएफआई को एक प्रकार से प्रतिबंध से निकालना। और जो भी बजरंग बली का नाम लेता है, ऐसे बजरंग दल के या अन्य लोग जो बजरंग बली में विश्वास आस्था रखते हैं, उनको जेल में डालने की बात करना, तो ये पूरी तरह से मुस्लिम लीग का फतवा कार्ड है। ये केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को जब हार नजर आई तो कभी कांग्रेस पार्टी गाली गलौज पर उतर आई, पॉइजनस स्नेक कहना, सांप कहना, नालायक कहना, लिंगायत समाज को गाली देना, या कांग्रेस पार्टी वोट बैंक को साधने के लिए अब बजरंग बली के खिलाफ उतर आई है। जैसे राम लला को इन्होंने ताले के पीछे रखा था, ये बजरंग बली के भक्तों को रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज इस बात का जिक्र किया अपने भाषण में, तो जो ये आप लाइन आखिरी में आपने कही कि जैसे राम को इन्होंने बंद करके रखा वैसे ही बजरंग बली को रखना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी कह देती है इसको लेकर के, प्रवक्ताओं को मैं उनको सुन रहा था तो वो यही कह रहे हैं कि भैया जो सरकार रही भाजपा की उसने कुछ काम नहीं किया, 40% की सरकार रही, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। ये कांग्रेस की 85-100% की पार्टी है, 85% भ्रष्टाचार की और 100% हिंदू विरोध की। 85% भ्रष्टाचार कैसे? 40% कहते हैं। 40% का ये तथाकथित आरोप एक भ्रष्टाचारी करप्ट कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया, जिसके आधार इतने कमज़ोर थे कि इस पर एक भी एफआईआर कांग्रेस ने नहीं की। परंतु कांग्रेस पार्टी 85% का करप्शन करती थी। ये स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 85% जो है वहाँ के लोग खा जाते। तब कौन था? बूथ से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी थी। अब डीके शिव कुमार जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है कर्नाटका में, उन पर अधिकृत रूप से ईडी का भी केस है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सीबीआई का भी केस है, वो हाईकोर्ट गए थे उसके खिलाफ, उनको राहत नहीं मिली। तो भ्रष्टाचारी कौन है? कांग्रेस पार्टी के पूर्व दोनों अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले पर बेल पर है, और इसके अलावा उनके बाकी जो भी नेतृत्व है वो भ्रष्टाचार में ऐसा लिप्त है कि जो नए नए इन्होंने जगदीश शेट्टर को लिया है, उनका अधिकृत बयान आज भी है कि सिद्धरामैया की सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है पूरे कर्नाटका के इतिहास में। तो भ्रष्टाचारी तो वो है। हम काम नहीं गिनवा पा रहे भाई। हमारे नेता एक फहरिस्त लेकर जा रहे हैं कि तुमने 2 एयरपोर्ट दिए, हमने 7 एयरपोर्ट बनाए, तुमने 7 किलोमीटर मेट्रो लाइन की थी, हमने 56 किलोमीटर कर दी, तुमने 96,000 करोड़ रुपए निवेश किए विकास के लिए, हमने 2,26,000 करोड़ कर्नाटका में निवेश किए, हमने बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे बनाया, हमने बेंगलुरु में केंपेगौड़ा का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट बनाया, एफडीआई में नंबर 1 कर्नाटका, स्टार्टअप में नंबर 1 कर्नाटका, यूनिकॉर्न 40 यूनिकॉर्न, देश के 125 यूनिकॉर्न में से 40 यूनिकॉर्न कर्नाटका में। हमने 12,000 करोड़ की जो है राशि कर्नाटका के किसानों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष के रूप में पहुंचाए, किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 प्लस 4,000।
हमने जो है 7 लाख लोगों को आवास बनाए, 32 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा, 32 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा, 1 करोड़ लोगों को पीने का पेयजल दिया जल जीवन मिशन से। हम तो काम गिनवा रहे हैं। ये क्या गिनवाते हैं? ये गिनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पिताजी को गाली देते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्गीय माताजी को गाली देते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के ओबीसी समाज को गाली देते हैं, कन्विक्ट होते हैं, ये प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहते हैं। और वो काफ़ी नहीं था तो अब किस प्रकार से कभी एसडीपीआई के साथ गठबंधन कर लो, कभी पीएफआई की वकालत कर लो और कभी बजरंग बली के खिलाफ साजिशें रच लो, इस पर कांग्रेस पार्टी उतर आई। इनका कहना है कि भाई बजरंग दल जैसे, हमने ये साफ नहीं कहा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भाषा अगर बोलूं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि भैया हमने डायरेक्ट बजरंग दल का नाम नहीं लिया था, ऐसे संगठनों के ऊपर हम कार्रवाई करने की बात करते हैं, बजरंग दल पे डायरेक्टली हमने नहीं नाम लिया है उनका। देखिए, तो जो भी धर्म के नाम पे नौटंकी करेगा उसको हम बंद कर देंगे। देखिए पहले तो पीएफआई और बजरंग दल, वो अगर आप उसको कागज़ को दिखा देना अपने स्क्रीन पर, पहले उस पूरी पंक्ति में पीएफआई का नाम नहीं लिया गया, जो कि एक देश विरोधी आतंकी एनआईए डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैन किया गया गृह मंत्रालय ने। पहले नाम बजरंग दल का लिया, मतलब कि उनकी जो क्रोनोलॉजी है, उनको जो क्रमशः तरीके से दिखता है तो पहले बजरंग दल दिखता है। बजरंग दल पर क्या आज कोई भी ऐसी बात है कि वो देश विरोधी कार्यवाही में लिप्त है? क्या उस पर दंगों का आरोप है? क्या उस पर कोई भी ऐसी चीज़ों का आरोप है जो पीएफआई पर आरोप है? नहीं। अगर होता तो 2004 से 14 इनकी सरकार थी, 13 से 18 इनकी सरकार थी, प्रतिबंध लगा देते। आज तक क्यों नहीं लगाया बजरंग दल पर प्रतिबंध? बजरंग दल कोई पिछले वर्ष थोड़ी बनी है। हाँ, पर पीएफआई पर कोर्ट ने बाकायदा कहा है ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर प्रतिबंध एनआईए ने मांग की थी और इस पर गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया है। पर इन्होंने क्या किया, पीएफआई के 175 केस सिद्धरामैया के ज़माने में कम कर दिए, हटा दिए और पीएफआई के कार्यकर्ताओं को छोड़ने का काम किया। आज भी पीएफआई के राजनीतिक अंग एसडीपीआई के साथ गठजोड़ करने की बात एमबी पाटिल ने और उनके नेता जी परमेश्वरन ने की है। उसके बाद वो मैनिफेस्टो में, जिसको मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग का ये फतवा कार्ड, उसमें पहले तो ये कहते हैं बजरंग दल, पीएफआई इत्यादि इत्यादि पर हम लोग जो है इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, और अगली पंक्ति में लिखते हैं समझाते हुए कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। पीएफआई पर तो प्रतिबंध लग गया है। मतलब कि बजरंग दल पर, क्योंकि पीएफआई को एक प्रकार से कवर फायर देना है, तो या तो बजरंग दल पर भी कार्रवाई करेंगे प्रतिबंध लगाने का। तो क्या ये सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे विकराल और विकृत चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा है? और बजरंग दल में कौन है जो बजरंग बली को बजरंग दल के लोग मानते हैं, इसलिए बजरंग दल नाम रखा है, बजरंग बली को मानते हैं, बजरंग बली की जय बोलते हैं। तो जैसे जय श्री राम को प्रतिबंधित करने का कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा कार्य हुआ है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में जाओगे, बंगाल के मुख्यमंत्री करती है ऐसे, वैसे अब जय बजरंग बली बोलूँगा तो मैं जेल चला जाऊँगा। और वो भी आज कौन सा दिन है? मंगलवार प्रभु हनुमान का दिन। उस दिन पर ये घोषणा करना, ये सहयोग नहीं, ये बहुत बड़ा प्रयोग नहीं, ये वोट बैंक का उद्योग है कि एक श्वास में आप कहते हैं एसडीपीआई के साथ गठबंधन कर लो, एक श्वास में आप कहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी जो अतीक के कसीदे गाता है उसको बुला लो, और एक श्वास में आप कहते हैं कि जय बजरंग बली बोलने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दो। यहीं से सवाल इमरान प्रतापगढ़ी वाला जो मसला आता है, कर्नाटका में कितनी उपयोगिता रहती है एक ऐसे व्यक्ति की जो एक बार नहीं कई बार उत्तर प्रदेश के एक माफिया जिसका हत्या हुई, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार पर था, अतीक अहमद, उसको अपने पिता तुल्य कहता हो, उसको स्टार प्रचारक बना करके कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी लेकर के जाती है, और उसके बाद कहती है हम डेवलपमेंट पर बात करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उनके स्टार प्रचारक, या मैं कहूँ चांद प्रचारक, चांद प्रचारकों की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, को सारी चीज़ें चांद से ज़्यादा पसंद आती है तो चांद प्रचारक कहेंगे इनको। इनके जो चांद प्रचारकों की लिस्ट में सचिन पायलट का नाम नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की फहरिस्त खोल दी कि इसकी सरकार की क्या उपलब्धियां नहीं रही है, तो उनको तो हटा दिया। जो युवा व्यक्ति हो सकता है कि विकास के बारे में बोल सकता है, इसकी जानकारी है, मंत्री रहा है, उप मुख्यमंत्री रहा है, उनको तो हटा दिया। और जो एक व्यक्ति जिसका केवल यूएसपी मुशायरे करना, जहाँ पर एक प्रकार से धार्मिक आयोजनों में जाना, और जो व्यक्ति अतीक अहमद के लिए ओपनली कह रहा है कि ये शायर का वादा है, रद्द नहीं होगा, अतीक अहमद जैसा कद नहीं होगा, ये मुशायरा वो गाता है, पिता तुल्य कहता है। और अतीक अहमद भी सामने फिर मंच पर आकर कहता है कि इमरान तुम मेरे दिल की धड़कन, तुम मेरे छोटे भाई,
इस प्रकार का जहाँ आदान प्रदान हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को बुलाने का क्या अर्थ होता है? क्या ये व्यक्ति एफडीआई के विषय में बोलेगा? क्या ये व्यक्ति पीएलआई स्कीम के विषय में बोलेगा? क्या इस व्यक्ति की इतनी जानकारी है कि वो एचएएल फैक्ट्री कैसे लगती है, आईफोन की फैक्ट्री कैसे लगती है, इस पर बोल सकता है? इसकी केवल एक उपलब्धि है कि ये केवल तुष्टिकरण के नाम पर वोट मांग सकता है। ये जाकर गाएगा कसीदा पीएफआई के लिए, ये गाएगा कसीदा अतीक के लिए, ये गाएगा कसीदा अफजल गुरु के लिए, और क्या उपलब्धि है? मैं आखिरी सवाल के तौर पे आपसे और कांग्रेस को ये स्वीकार्य है, कांग्रेस को पर जय बजरंग बली स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, ये जो तमाम मुद्दे बन रहे हैं ये लोकसभा चुनाव के रोड मैप को भी कहीं ना कहीं क्लियर करते हैं। क्या ये फिर से वही चुनाव जा रहा है जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी बात करती रही कि भाई धर्म के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की चीज़ों पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा वहीं आ गया? और लोकसभा में क्या वही देख रहे हैं तस्वीर हम, कर्नाटक से होते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लोकसभा? कांग्रेस पार्टी ने कुछ वर्षों पहले राहुल गांधी ने एक बंद कमरे में एक अखबार से कहा था कि हम मुस्लिमों की पार्टी है। उसके बाद तुरंत बयान, मुस्लिमों की पार्टी होना गलत है? केवल मुस्लिमों की पार्टी होना गलत है? क्यों बाकी देश में लोग नहीं हैं क्या? क्या देश में हिंदू नहीं है? आप हिंदुओं की पार्टी नहीं बनोगे, आप जैनों की पार्टी नहीं बनोगे, आप बुद्धिस्ट की पार्टी नहीं बनोगे, सिखों की पार्टी नहीं बनोगे, केवल इस्लामिक पार्टी बनना है आपको? तो क्या ये एक संविधान सम्मत है? क्या ये न्याय सम्मत है? आप सांसद बनते हो, किसी क्षेत्र के इलाके के मुख्यमंत्री बनते हो, तो क्या मुस्लिमों के लिए ही केवल बनोगे या सारे समाजों के लिए बनोगे? और जब प्रधानमंत्री खुद इनके पार्टी के एक प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला अधिकार मुसलमानों का होगा संसाधनों पर, क्यों गरीबों का नहीं होगा? और उसी से चलते हुए अपील करना, कमलनाथ से लेकर सिद्धू ने सारी अपील की थी कि मुसलमान एक हो जाओ, वोट दे दो। वैसे तो ये हिंदुओं में क्या अपील करते हैं कि आप फलाना जाति हो, आप फलाना जाति हो, जातियों में बांट देते हैं। कोई अगर ये कह दे हिंदू एक हो जाओ तो त्राहिमाम त्राहिमाम होता है, पर मंच पर जाकर कहना मुसलमानों एक हो जाओ, हम मुस्लिम पार्टी है, एक हो जाओ, हमें वोट दो, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कमलनाथ का। और फिर वहाँ से चलते चलते कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए। अब बताइए, संविधान में मुसलमानों के लिए या किसी भी धार्मिक गुट के लिए, हिंदुओं के लिए केवल, या जैनों के लिए केवल, या बुद्धिस्ट के लिए केवल, ऐसी अवधारणा है बाबा साहब आम्बेडकर की कि धार्मिक आधार पर आरक्षण होगा? नहीं, पिछड़ेपन पर होगा, सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर होगा, पर धार्मिक आधार तो नहीं है। अगर धार्मिक आधार पर करना है तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जब आप सीधे सीधे कह रहे हो, ओपनली कह रहे हो मुस्लिम आरक्षण देंगे, हिंदुओं को क्यों नहीं देंगे? जैनों को क्यों नहीं देंगे? सिखों को क्यों नहीं देंगे? और अगर आप ऐसी परिकल्पना करते हो तो क्या ये भेदभाव पैदा करने वाली स्थिति नहीं होगी कि आप समाज में इतना बड़ा दरार पैदा कर रहे हैं कि आप एक धर्म को तो कह रहे हैं कि आपको आरक्षण मिलेगा, दूसरे का छीन के मिलेगा, दूसरों को क्यों नहीं मिलेगा? तो ये इस प्रकार की अवधारणा संविधान विरोधी भी है, देश विरोधी है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आज मुस्लिम लीग जिन्ना की होती तो जिन्ना की मुस्लिम लीग भी शर्मा जाती कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा फतवा कार्ड दिया है जो मुस्लिम लीग को भी पीछे छोड़ दे। आप इसको कह रहे हैं मुस्लिम लीग का कार्ड है, मैं आखिर में एंड करता हूँ, यही समझना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग का है, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कैसे कह रहे हैं कि भैया 140 सीट हम लेकर के आ रहे हैं कर्नाटका में, मुसलमान तो अकेले दिला नहीं सकता है? इसका मतलब उनका कैलकुलेशन है ना कि सभी लोग देंगे उनको वोट। देखिए ऐसा है, वो तो कहने के लिए तो उन्होंने कहा था 2014 में उनकी सरकार बन रही है, 2019 में उन्होंने कहा उनकी सरकार बन रही है। उन्होंने बोला अभी जो पिछले चुनाव हुए उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे कहा कि वहाँ पे हमारी हर जगह सरकार बन रही है। उन्होंने गुजरात में अपनी सरकार बनने का दावा किया था। तो इन्होंने दावे तो बड़े बड़े किए हैं, इनके हर दावे कहाँ पूरे होते? जनता इनको नकारती, इनके दावों को खोखला है, ये खोखले ना रहे। परंतु देश को भ्रमित करने के लिए और ख़ास करके कर्नाटका की जनता को भ्रमित करने के लिए कि हमारे इस मुस्लिम आरक्षण के एजेंडे के साथ पूरा कर्नाटका है, ये एक स्थिति निर्माण करने के लिए, ये एक भ्रमित स्थिति निर्माण करने के लिए ये झूठ परोसा जा रहा है। अभी जो सर्वे आए हैं, कल का एक सर्वे आया है, उस सर्वे में दिखाया है कि इनकी सीटें तो 80 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा सीट नहीं जा रही इनकी सर्वे के हिसाब से। मुझे तो पता है कि इनकी 40 से ज़्यादा सीट नहीं आएंगी, 40 से ज़्यादा सीट नहीं आएंगी। केवल जिस इलाके में ये लाभकारी और जनहितकारी इनका मैनिफेस्टो है इनके हिसाब से। लाभकारी जनहितकारी नहीं है, ये केवल एक समाज को, एक तबके को साधने के लिए इन्होंने किया है। तो आज एक चुनाव जो ये लड़ा जा रहा है, ये दरअसल कांग्रेस पार्टी फ्रंट में है और पीछे से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एसडीपीआई, पीएफआई के जो भी एलिमेंट्स बच चुके हैं, जो अभी तक पकड़े शायद नहीं गए होंगे, वो मुस्लिम लीग और जेडीएस, ये सभी लोग मिलकर एक महागठबंधन बना रहे। कांग्रेस तो मात्र चेहरा है। ये चुनाव दरअसल, हाँ, ये चुनाव दरअसल कर्नाटक बनाम कांग्रेस सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग, सपोर्टेड बाय पीएफआई, सपोर्टेड बाय एसडीपीआई, सपोर्टेड बाय जेडीएस, ये चुनाव है। और ये सारे मिलके
35 पे आएंगे। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी का। आपकी राय क्या है इस बातचीत को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।